नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की डेमोग्राफी खराब करने की हो रही है कोशिश, बोले मुख्यमंत्री। अब सख्ती से होगा सत्यापन। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे उद्यान निदेशक हरमिंदर बावेजा हुए सस्पेंड, लगातार मिल रही थी शिकायत। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लिया कड़ा एक्शन। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदेश सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी। ऋषिकेश में बस अड्डे में 2 बसों पर लगी आग, धू धू कर जलने लगी बसें। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था से हो रहा खिलवाड़, लगातार पकड़े जा रहे शराब तस्कर। अब तक जब्त की जा चुकी है 728 बोतल शराब की। बीती 26 मई को एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में बिजनौर निवासी हिंदू युवक जितेंद्र सैनी और मुस्लिम युवक उवैद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके चलते बीते कुछ दिनों में 14 मुस्लिम व्यापारियों ने पुरोला में अपनी दुकानें खाली कर दी हैं, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला को पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस पूरे मामले ने लव जिहाद का रूप ले लिया। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 15 और 16 जून को मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम महापंचायत के सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था तो कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत को लेकर एक सर्वदलीय मीटिंग जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया में चल रहे हंगामे और तोड़फोड़ के वीडियो की भी जांच कर रही है। वहीं खबर यह भी है कि पुरोला से विशेष समुदाय के लोग अब पलायन कर रहे हैं और काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो पुरोला से संबंधित बताए जा रहे हैं। अब पुष्टि इस बात की हो रही है कि वायरल वीडियो पुरोला से संबंधित हाल ही में जुड़े हैं या फिर पुराने कुछ वीडियो को एडिट कर उन्हें वायरल किया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं वो रहें और उनको सुरक्षा हम देंगे। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि वीडियो की जांच के लिए वीडियो एफएसएल भेजी जा रही है। साथ ही आईजी गढ़वाल ने जनता से शांति और सौहार्द बनाने की भी अपील की है। के लिए सबसे पहले तो हमारे स्तर से यहाँ मुख्यालय में डीजी साहब की ओर से एक गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें आज जो हमारे सबसे मेन सुरक्षा के कंपोनेंट है पैरामिलिट्री 10 कंपनियाँ की मांग की गई है, जिसमें हमारी पूरी टीम के द्वारा जो टीम बनी है सुरक्षा समिति एडीजी एलओ की अध्यक्षता में मांग भेज दी गई है एमएचए को, और बहुत जल्दी हमें आवंटित हो जाएगी। और बम डिस्पोजल स्क्वाड ये भी हमारे द्वारा मांग की गई है। इसके साथ ही अन्य राज्यों के साथ 16 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन बैठक है, सबको आमंत्रित किया जाएगा, और हमारे ओर से जो भी रिक्वेस्ट है व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए या जो हमारी अपेक्षाएँ हैं उनसे बात की जाएगी। मीटिंग रखा गया है। सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और किसी भी तरह की हिंसक घटना इस तरह की चीज़ें होने नहीं दी जाएगी। इसीलिए ये बैठक का दौर चल रहा है। बैठक ही ऐसा एक माध्यम है कि सभी पक्षों के साथ बैठ के वार्ता की जाए और व्यवस्था और लोक व्यवस्था को बनाए रखा जाए। मीडिया पे तो उसका क्या संज्ञान ले रहे हैं? इसमें एक जांच के लिए, क्योंकि अमूमन एडिटिंग भी होता है, जगह ये वेरीफाई करना है कि वाकई में वो घटना वो जगह में हुई या कब हुई है। अब इतने दिन बाद वायरल हो रहा है, तो इस संबंध में एक जांच इसके द्वारा की जा रही है, और उसकी वास्तविकता के बारे में एफएसएल इसकी जांच हेतु भेजा जा रहा है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के विवादित उद्यान निदेशक हरमिंदर बावेजा को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम धामी ने यह बड़ा सख्त एक्शन लिया है। उत्तराखंड के विवादित उद्यान निदेशक को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को भ्रष्टाचार पर एक करारा प्रहार माना जा रहा है। उत्तराखंड के विवादित उद्यान निदेशक हरमिंदर बावेजा भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड हो चुके हैं।
अब खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम इस बार टैक्स का टारगेट पूरा करने के लिए सिटी के अलग अलग एरिया में कैंप लगाएंगे। ये कैंप सिटी में 15 जून से 25 जुलाई तक लगाए जाएंगे, जिनमें टैक्स पेयर अपने क्षेत्र में लगे कैंप में जाकर असेसमेंट से लेकर हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम की ओर से पूरा प्लान भी तैयार किया जा चुका है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि तय डेट पर कैंप में पब्लिक पहुंचकर लाभ उठा सकती है। ये कैंप उनके लिए फायदेमंद होगा जो नगर निगम जाकर टैक्स जमा करने में असमर्थ है और साथ ही नेट का प्रयोग भी ज्यादा नहीं करते। मनोज गोयल ने बताया कि इसी के साथ ही देहरादून वासियों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने की भी सुविधा मिलेगी। देखिए, जो हमारे टैक्स कलेक्शन की जो टीम्स हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, इनके द्वारा हम लोग कैंप्स 15 जून से हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग वार्ड का रोस्टर बना के, जो रोस्टर हमने जारी कर दिया है, स्थान भी चिन्हित कर दिया है, वहाँ पे कैंप्स लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्यूटर और इन सब चीज़ों की व्यवस्था रखेंगे और जो टैक्स जमा करवाने नगर निगम में जिनको आने में कोई इसी प्रकार की समस्या है, वृद्धजन है, तो उनको एक ये सुविधा प्राप्त हो सके और हमारा टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सके। मैं ये भी बताना चाहूँगा साथ ही कि ऑल्दो हमारा पूरा टैक्स की व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है, तो जो व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से जमा करना चाहता है वो घर बैठे भी टैक्स जमा करा सकता है। और यदि उसके टैक्स की एंट्री के संबंध में उसकी कोई शिकायत है तो उसका भी पूरा निस्तारण हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। हमने कंप्लेंट का भी एक मॉड्यूल पूरा उपलब्ध करवा रखा है हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे। और यदि उसके टैक्स की कोई भी शिकायत है कि उसकी धनराशि टैक्स की गलत चढ़ी हुई है या उसका नाम पता एड्रेस में कुछ भी कमी है, मोबाइल नंबर में कमी है, तो वो यदि हमको ऑनलाइन के माध्यम से ही अपने दस्तावेज और शिकायत का डिटेल बना के भेज दे तो हम उसको अपने यहाँ पे जांच करके उसको सही करके इन सूचित भी कर देंगे और फिर वो घर बैठ के अपना टैक्स भी जमा करा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है खुद से जाके टैक्स जमा करवाने का, पर मल्टीपल रीज़न की वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है या इंटरनेट का बहुत उपयोग नहीं करते हैं या फिर वो कैश में जमा कराना चाहते हैं अपना प्रॉपर्टी टैक्स को, तो वो लोग ज़रूर निगम में आके अपना टैक्स जमा करें। बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक गढ़वाली फीचर फिल्म पोतली के टीजर का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि प्रज्वल फिल्म के बैनर तले इस फिल्म में बेटियों पर हो रहे अत्याचार को मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। आने वाले 16 जून को ये फिल्म पीबीओ सेंट्रियो मॉल में रिलीज की जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर नवल सेमवाल ने बताया कि ये फिल्म हाल में उत्तराखंड में बेटियों पर हुए अत्याचार की एक कहानी है। इसमें एक न्याय की कहानी है। उन्होंने जनता से फिल्म देखने की अपील की है। फिल्म पोतली उत्तराखंड के एक आम इंसान शंभू की कहानी है, जो कि प्यार से अपनी 17 वर्षीय इकलौती बेटी को पोतली के नाम से संबोधित करता है। ये फिल्म उत्तराखंड में आज की मौजूदा हालातों को बयान करती है और कानून की लचर व्यवस्था को दर्शाती है। इस फिल्म में महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। इस फिल्म में एक बेटी के बाप के संघर्षों को आधार बनाकर कहानी का ताना बाना बुना गया है। ये खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड में लगातार मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। और बात रही पोतली मूवी की, तो ये बेटियों पर आधारित मूवी, बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, जो बेटियों पे जो अत्याचार है उस पर आधारित। रवि मुंगाई जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसे विषय को उठाया है जिसके बारे में सोचना और बोलना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मूवी बहुत ज़्यादा सुंदर बनी है और आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे अनुरोध करना चाहूँगी मूवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सपोर्ट करें। हल्द्वानी में भाजपा के महा जन संपर्क अभियान के तहत एमबीपीजी कॉलेज के सभागार में भाजपा द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धि को कार्यकर्ताओं के घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सभी मोर्चे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाए, जिससे कि आगामी 2024 में देश में सेवा, सुशासन और पारदर्शी सरकार के मद्देनजर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। पूरे देश के अंदर महा जनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो चुका है और उसी के तहत आज हल्द्वानी विधानसभा का संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। 2024 को देखते हुए 9 साल की जो हमने 9 साल में उपलब्धियाँ की हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, उन सभी उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और जो पूरे सभी मोर्चों को आज निर्देशित भी किया जाए कि वो घर घर संपर्क करके जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं उन सबको उनके घरों तक पहुंचाएं। और निश्चित रूप से 2024 में इस भारत के विकास के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के सम्मान के लिए दोबारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, यही पूरी देश की जनता से अपील की जा रही है।
जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित स्वागत कक्ष में हर दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित जो समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभागों से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए भेजकर उस पर कार्रवाई की जानकारी भी ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित स्वागत कक्ष में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उत्तराखंड में कृषि और उद्यान को तेजी से बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित में सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की सराहना की। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त भी किया। राज्य में किसानों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण सहित स्थानीय कांग्रेस जनों ने शहर में नासूर बन चुकी कूड़े की समस्या पर तांबाखानी के पास सांकेतिक धरना दिया। धरना स्थल पर पूर्व विधायक ने आह्वान किया कि शहर में बढ़ती कूड़े की समस्या किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे शहर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की है। उन्होंने कहा कि हमारा जनपद मुख्यालय बाबा विश्वनाथ का परम धाम है। धार्मिक स्थल के साथ ही ये स्थान विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा और माँ यमुना के धामों का भी मुख्य पड़ाव है। उन्होंने शासन और प्रशासन से उत्तराखंड सरकार को इस अक्षम्य अपराध के लिए दोषी मानकर कहा कि कूड़े का ढेर और मां गंगा के प्रति सरकारी उदासीनता लोगों के जनजीवन पर भारी पड़ सकती है। भूमि मां गंगा का मायके का ये प्रथम शहर हमारा, और इस शहर में जिस ढंग से लगभग 4-5 साल से तांबाखानी में कूड़े का जो डंपिंग है, उस डंपिंग से मां गंगा मैली हो रही है। पूरे शहर में पूरा नरक की स्थिति आ गई, बदबू फैल रही है। और आज तक इस डबल इंजन की सरकार, जिनमें हमने केंद्र में भी भारी बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनाई, राज्य में भी बनाई, और ये धर्म के लोग जो ये कहते थे कि हम माँ गंगा को अविरल और स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा कष्ट और पीड़ा तब होती है कि जिम्मेदार यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि, यहाँ के प्रभारी मंत्री स्वयं नगर विकास मंत्री हैं, और उनका भी दायित्व बनता था कि जहाँ हम कह रहे हैं कि हम अपने नगरों को स्वच्छ नगर बनाएंगे, लेकिन ये जो तांबाखानी के प्रवेश द्वार में जो कूड़े का जो निस्तारण आज तक न जिला प्रशासन के द्वारा किया गया, न संबंधित एजेंसियों के द्वारा, जो जिम्मेदार जो संबंधित एजेंसीज के उनके द्वारा भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी गई। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद पुनेठा ने जनपद भ्रमण के दौरान पौड़ी जिला कार्यालय में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की 1 दिवसीय कार्यशाला में बतौर अध्यक्ष के रूप में प्रतिभाग किया। लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर आरटीआई के मामलों के निस्तारण को लेकर आयुक्त सूचना ने कलेक्टर गढ़वाल सहित लोक सूचना अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष में आम आदमी को आरटीआई का अधिकार मिलना एक क्रांतिकारी घटना है। उन्होंने कहा कि जो सूचना आज 10 रुपए के शुल्क के साथ प्राप्त हो रही है, वही सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न्यायालयों के माध्यम से प्रयास करना पड़ता था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में जो लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, तो पहला तो भाग इसका था कि समीक्षा का, कि जिसमें कि पिछले 1 साल में अधिकारियों ने कितने केसेस में ये रिकॉर्ड लिया है, सूचना दी है, कितने अपील्स केसेस में उन्होंने रिकॉर्ड में लाए हैं, कितने केसेस में उन्होंने सूचना दे दी है, और कितने केसेस जो है कि वो देहरादून में आयोग में गए हैं। तो यहाँ पे एक तो वो भाग था, तो उसमें मुझे हर्ष है ये कहते हुए कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लीडरशिप में आरटीआई में डिस्पोजल बहुत अच्छा है। लगभग 95 या 96% केसेस में लोक सूचना अधिकारी के लेवल पे ही डिस्पोजल हो गया है। सिर्फ 4 या 5% केसेस में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास केसेस गए हैं, जिसमें कि जो एप्लीकेंट्स थे वो संतुष्ट नहीं थे। जोशीमठ में व्यापारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज तिराहा से रोपवे तिराहा तक जुलूस निकालकर सरकार को चिताया कि यदि इस बाईपास का निर्माण बंद नहीं किया गया तो व्यापारी एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि जनवरी महीने में जोशीमठ नगर क्षेत्र में भारी भूधसाव हुआ था, जिसके बाद से हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनना शुरू हो गया था। वहीं जोशीमठ के व्यापारियों का कहना है कि अगर ये बाईपास बन जाता है तो जोशीमठ के होटल पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के व्यवसाय भी प्रभावित होंगे। व्यापार संघ अध्यक्ष नैनी भंडारी ने बताया कि सभी व्यापारी बाईपास के खिलाफ हैं और जल्द रणनीति बनाकर आंदोलन को शुरू किया जाएगा। गढ़वाल लोकसभा का व्यापारी सम्मेलन हमारा श्रीनगर में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे पूरी लोकसभा के व्यापारी उपस्थित थे। वहां पर मैंने जोशीमठ के विषय में आवाज़ उठाई कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास बन रहा है। हम बाईपास के बिल्कुल विरोधी नहीं है, बाईपास का समर्थक है, किंतु 15 किलोमीटर से जो बन रहा है वो जोशीमठ के पर्यटन को, जोशीमठ के ऐतिहासिक महत्व को और
आदिगुरु शंकराचार्य जी की अपने 32 वर्ष के जीवन काल में जो 5 वर्ष स्पेशल उन्होंने जोशीमठ ज्योतिर्मठ को दिए थे, इसका हम सबको नुकसान भी होगा। इसलिए हमने ये आज रैली निकाली कि जोशीमठ बाईपास बनाओ। हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम बाईपास के लिए जगह देने को तैयार हैं, और बनाओ तो जोशीमठ से बनाओ। वर्तमान में हेलंग से जोशीमठ तक सड़क चौड़ी हो गई, दूसरे छोड़ जोशीमठ से मारवाड़ी तक चौड़ीकरण के टेंडर हो चुके हैं। बीच में केवल 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है वही हमें चौड़ा करना है, और वो भी चौड़ा है ही है। 1-1.5 मीटर अगर वो कट जाता है तो हमारी सारी समस्याओं का समापन हो जाता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान में 550-600 दुकानदार रजिस्टर्ड है, और आज संपूर्ण तरह से सबके सब व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का हम लोग विरोध कर रहे हैं और बहुत सालों से करते आए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी। हम लोगों को जो है सरकार एक तरफ से बेरोजगार करने पे लगी हुई है, क्योंकि जोशीमठ का व्यापार टूरिज्म पे निर्धारित है। अगर यहाँ टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो व्यापारी करेगा क्या? व्यापारी के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, और हम ये चाह रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली, भगवान नरसिंह जी की भूमि और पैनखंडा माता की भूमि है ये, और इस भूमि से जो है सरकार अलग से हटके 13 किलोमीटर आगे से बाईपास बना रही है, जो कि भारत में मेरे ख्याल से कहीं भी 13 किलोमीटर दूर से बाईपास नहीं है। बाईपास का मतलब होता है आप 1-1.5 किलोमीटर आगे से बाईपास बना के ले जाएं, वो हमको मंजूर है, लेकिन 13 किलोमीटर दूर से अगर आप बाईपास बना के ले जा रहे हैं तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इन दिनों जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, जगह जगह माहौल बिगड़े हुए हैं, वहीं एक सुखद खबर कानपुर से सामने आई है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल कायम हुई है। आपको बता दें कि रविवार को कानपुर के विधायक उमेश कुमार ने 62 निर्धन कन्याओं का विवाह कार्यक्रम किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की 62 कन्याओं का विवाह करवाया गया। विधायक उमेश कुमार समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। रविवार को हुए इस कार्यक्रम में अलग अलग धर्मों के 25,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। ये दृश्य इतना खूबसूरत था कि एक तरफ मुफ्ती साहब निकाह पढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। वहीं उमेश कुमार का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, और अक्टूबर में उनका लक्ष्य 101 गरीब कन्याओं का विवाह करने का है। मुस्लिम कन्याएं हैं, सर्वधर्म हर बिरादरी की कन्याएं हैं, और पूरे हरिद्वार जनपद से हैं। मैं पूरी टीम को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि लगभग 25,000 लोग इसमें आज शरीक हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती। पंडित विवाह करा रहे हैं तो मुस्लिम आशीर्वाद दे रहे हैं, मुफ्ती साहब निकाह करा रहे हैं तो हिंदू आशीर्वाद दे रहे हैं, और हर धर्म का व्यक्ति आज खाने के पंडाल में इस भरी धूप में, भरी गर्मी में अपने हाथ से मोहब्बत परोस रहा है। गरीब महिला मेरे पास एक दिन आई, मुझसे बोली कि विधायक जी मैं विधवा हूँ और मेरी बेटी शादी लायक हो गई, मैं चाहती हूँ कि मुझे आप कहीं से 2 लाख रुपए कर्जा दिला दें, तो मैं उसको ब्याज पे मुझे दिला दें, मैं उसका विवाह कराना चाहते। मैंने कहा 2 लाख का 4,000 रुपये महीने का ब्याज आप कैसे चुकाएंगे? बोली मैं एक नौकरी करती हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती है? बोली 7,000 5,000 कुछ ऐसे घरों में काम करती हूँ। तो मैंने कहा ये तो सारा पैसा आप सिर्फ मूल तो आप चुका ही नहीं पाएंगे ब्याज में। कह रही मेरा घर है वो मैं बेच दूँगी। तो उस दिन मुझे लगा कि यार ऐसी पता नहीं कितनी महिलाएँ होंगी जिनकी बेटियाँ शादियों लायक हो गई होंगी। उस दिन मैंने ये ठाना कि हरिद्वार जनपद में कोई भी ऐसी कन्या नहीं रहेगी जिसका विवाह उसके माँ बाप मजबूरी और लाचारी के कारण ना करा सके। 101 कन्याओं का विवाह हम अक्टूबर-नवंबर में कराएंगे। उसके पंजीकरण हमने आज से खोल दिए हैं। आपके चैनल, आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी किसी भी कन्या को जानते हैं जिसके माता पिता नहीं हैं या अपाहिज हैं, या पिता नहीं है पिता अपाहिज हैं, तो उनका पंजीकरण आप हमारे कार्यालय में कराइए, उनका विवाह हम कराएंगे। अब खबर मुंशियारी से है, जहां विकासखंड में जोहार सांस्कृतिक संगठन पिथौरागढ़ द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय मेसर कुंड में सफाई और वृक्षारोपण कार्यक्रम के पहले और दूसरे दिन उत्साह के साथ सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुंड की सफाई के साथ अमृत सरोवर के निर्माण में भी श्रमदान किया। इस क्षेत्र में 50 बुरांस के पौधों का रोपण भी किया गया। अभियान के पहले दिन कुंड की सफाई की। मेसर कुंड क्षेत्र में विकासखंड द्वारा ग्राम पंचायत सरमोली के माध्यम से एक अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। अभियान के 247 सदस्यों ने सरोवर के निर्माण में श्रमदान किया। अब खबर मसूरी से है, जहां बांग्लादेश से मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए आए 45 अधिकारियों में से एक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बांग्लादेश से 45 अधिकारियों का एक दल रविवार को मसूरी के लाल टिब्बा धनौल्टी घूमने गया था, जिसमें 36 वर्षीय एमडी आलामेन की धनौल्टी के पास वापस आते हुए अचानक रास्ते में तबियत खराब होगी, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। एमडी आलामेन की अचानक मौत की खबर के बाद सभी अधिकारियों में शोक दौड़ गया है। मसूरी पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
गया है। वहीं सभी लोगों से पूछताछ कर मामले की जाँच की जा रही है। श्री मोहम्मद अलामीन हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं, वहाँ पे एसडीएम साहब हैं, यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के लिए आईएएस एकेडमी में। हमारे पास जब लाए तो ब्रॉट इन डेड कंडीशन में थे। पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दिया, बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही कॉज ऑफ डेथ के बारे में। कई ऑफिसर्स की भी तबीयत खराब देखी जा रही है, लूज मोशन या क्या मानते हैं? आजकल थोड़ा सीजन चल रहा है, खाने पीने में थोड़ा सा हो जाता है, बट उनकी मेडिसिन हमने उनको दे दी जितने हमारे पास आए हैं। बाकी तो सारे ऑफिसर नॉर्मल हैं सब? हाँ, वैसे कोई सीरियस और नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर मुंशियारी में पुरातन छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सैकड़ों पूर्व छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैंक मैनेजर, अनेकों अधिकारी और कर्मचारी और व्यवसायी शामिल हुए। विद्यालय में आकर सभी पूर्व छात्र एक बार फिर अपने बचपन के दिनों को याद करने लगे। पूर्व छात्रों ने स्वयं के प्रयासों से विद्यालय में हाईटेक शौचालय बनाने के लिए भी कहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य बंशीधर जोशी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। अब खबर खानपुर से है, जहां खानपुर के विधायक उमेश कुमार को एक युवक द्वारा धमकी देने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नितिन कट्टा नाम का युवक खुद को लक्सर मुंडा खेड़ा का बता रहा है। उसने वीडियो में विधायक उमेश कुमार को खुलेआम गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी दी है। वीडियो का संज्ञान लेने के बाद विधायक उमेश कुमार ने कोतवाली में लिखित शिकायत देकर युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने तुरंत मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व में भी विधायक उमेश कुमार को सोशल मीडिया के जरिए अभद्र शब्दों, गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। जय श्री राम। मैं भाई तारा नितिन कट्टा। भाई अगर गुज्जर के खिलाफ बोल लगा ना उमेश, तो तेरे घर का नाश कर दिया जाएगा। मुंडा खेड़ा गाँव में बचा, तू कोठे के रास्ते में मेरे थे, याद कर। बचा या नहीं बचा? अरे भाई सोनू मावी को अगर कुछ कहेगा तो खुल कहा मैदान में। वो क्यों नहीं आता फिर वहाँ से? रुड़गी क्यों नहीं आता? पीछे पीछे भोंग के चले गए। तो वो भूमि का रहने वाला, अगर उसके खिलाफ कुछ बोल दिया ना, चाहे तोप ले आइए, ठीक है? ठीक है, याद कर लिए। मुंडा खेड़ा गांव, पोड्डे वाला रास्ता, पुल के नीचे जब तू मीटिंग कर रहा था, याद कर। बस तो समझा रहे हम, अपना समझ जा। मैं तेरे पे जल्दी वो कार्रवाई करूँगा, कोई टाइम नहीं जा रहा तेरा, टाइम खाओ फिर रहा तेरा। प्रणव चैंपियन गुज्जर की शान रहेगा। और सोनू गुज्जर मावी मीरकपुर तपोभूमि का रहने वाला, अगर उसके खिलाफ कुछ बोल देना, चाहे तोप ले आइए, ठीक है? अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला के कालू सिद्ध मंदिर में रविवार को धार्मिक अनुष्ठान के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे और अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी रही। भारी संख्या में भक्तों ने कालू सिद्ध बाबा के दर्शन करके भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि विष्णु भगवान के अवतार भगवान दत्तात्रेय ने अपने 84 शिष्य बनाए थे, जिनमें 4 शिष्य लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध उत्तराखंड में है। हर वर्ष यहाँ पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने सुंदर आयोजन किया है। और कालू सिद्ध भगवान का यहाँ पर हम वार्षिक रूप से हर बार यहाँ पर मान्यता है, और उसके कारण यहाँ पर हमेशा अनुष्ठान होता है। और आप देख भी रहे होंगे किस प्रकार से जनसमूह, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। भगवान दत्तात्रेय ने समाज के हितों के लिए अपने 84 शिष्यों के निर्माण किया था। उनमें से 4 सिद्ध अपने देहरादून में हैं, इन्हें सिद्धों के नाम से जाना जाता है। और उन 4 सिद्धों में से एक अपने कालू सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध भी हैं, माणु सिद्ध, माणक सिद्ध हैं, और एक कालू सिद्ध बाबा हमारे कालू वाला के क्षेत्रपाल, जो यहाँ के मान्यता है यहाँ के लोगों की, और इसलिए आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। का नाम सुना है, विष्णु भगवान जी के अवतार हुए हैं। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 84 शिष्य बनाए, जिसमें से आपके 4 शिष्य देहरादून में हैं, कालू सिद्ध बाबा, लक्ष्मण सिद्ध बाबा, मानक सिद्ध बाबा, माडू सिद्ध बाबा। हर साल जून के दूसरे रविवार को श्री कालू सिद्ध बाबा जी के प्रांगण में वार्षिक भंडारा या वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी दूर दराज से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर राज्य के लोग यहाँ पर बाबा श्री कालू सिद्ध बाबा जी पर माथा टेकने आते हैं। एक दिन पहले रामायण का पाठ होता है। रामायण सुबह शनिवार को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। इतवार को रामायण समापन होने के बाद बाबा जी का भंडारा का आयोजन किया जाता है।
अब खबर ऋषिकेश से है, जहां न्यू त्रिवेणी कॉलोनी चंद्रभागा निवासी रेखा साहनी ने चंद्रभागा निवासी 6 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और उनके कपड़े फाड़ने और ब्लेड से मारने और उनके बेटे का सर फोड़ने की शिकायत कोतवाली में दर्ज करवाई है। रेखा साहनी ने कोतवाली ऋषिकेश पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 10 तारीख को देर रात उनका बेटा ध्रुव एक शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान अभिषेक आया और उसके बेटे पर डीजल डाल दिया। वहीं उन्होंने किसी तरह से अपने बेटे को बचाया। रेखा साहनी ने बताया कि रात लगभग 12:30 बजे अभिषेक, छुट्टन, कन्हैया, टेम्पो और सभासद पति कृष्णा मंडल और मानू उनके घर पर आए और कपड़े उतारकर जबरन घुस गए। वहीं उन्होंने उनके भांजे के सिर पर नुकीला पत्थर मारकर सिर भी फोड़ दिया। पीड़ित महिला रेखा साहनी ने न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम रेखा साहनी है और बार बार ये मेरे घर में आते हैं और मेरे को मारते हैं घर में घुस घुस के। डीजल डाला, ब्लेड मार रखा पूरे गले पे और घर में नंगा होकर अधमरी होकर घुसते। राजू शर्मा है, किशन मंडल है और कन्हैया है, छुट्टन है और अभिषेक है और ये पार्षद है। शुरू से ही हम लोगों को मारता है। मारने का कारण क्या है? मारने का कारण बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को ऊपर मारा इन्होंने। ठीक है, हम गए तो हमें मारने लगा और इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और पूछा तो दोबारा घर में घुस गया। बिना कपड़े के घुस रखे ये लोग। घर का दरवाजा भी सब तोड़ रखा है लोगों ने। और इस छोटे से बच्चे को ये देखो गला मेरा, ये देखो ब्लेड मार रखा। और ये लोग हर बार करते हैं। पहले भी इन्होंने मेरे को ऐसे मारा और इनके खिलाफ पहले भी मुकदमा हो रखा मेरे से। पहले भी मैंने अभी पुलिस ने क्या किया? पुलिस के पास गई थी रात को मैं और तब ये लोगों ने बोला जाओ मेडिकल करा के लाओ, तब हम FIR दर्ज करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं करा। रात को पुलिस गई थी चीता, वो वापस भाग आई। उन्होंने कुछ नहीं करा। अब खबर रामनगर से है, जहां गरीब इंसान अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और कम फीस के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूलों की हालत देखकर अभिभावक चिंतित रहते हैं और प्राइवेट स्कूलों के मनमाने फीस के चलते उन्हें वहां नहीं भेज सकते। लेकिन अब सरकार और शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में और भी बेहतर सुविधा देने और जर्जर हो चुके स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण करने का कार्य का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रविवार को तहसीलदार विपिन चंद पंत ने शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 131 स्कूल चिन्हित किए गए, जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें डी श्रेणी में 14 स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों के भवन बुरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और ऐसे स्कूलों का पुनर्निर्माण और अन्य स्कूलों में रिपेयरिंग और मरम्मत का कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो सूची मिली है उसमें लगभग 130 विद्यालयों की हमें लिस्ट मिली है, जिसमें 4 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी A, B, C और D में। और जो स्कूल यहाँ पर जो इस समय जो आपदा के दृष्टिगत भी जो डिलेपिडेटेड कंडीशन में है जो बहुत ज़्यादा, तो उनका जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है मेरे और खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर के द्वारा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग जो है आज लगभग 14 विद्यालयों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और कुछ विद्यालयों जो डिलेपिडेटेड कंडीशंस में थे उनकी डिसमेंटलिंग की भी जो है परमिशन वो ली जा चुकी है शिक्षा विभाग के द्वारा और उनका रिपेयर और उनका जो पुनर्निर्माण हेतु जो है ये कार्रवाई चल रही है। अब खबर पिथौरागढ़ के धारचूला से है, जहां ब्लॉक सभागार धारचूला में रविवार को महिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पहुंचे महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक हरीश धामी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला, युवाओं और पार्टी के समर्पित लोगों को पूरा सम्मान देती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए ये संघर्ष का समय है। आगामी चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जनता के हितों के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए रोजगार, महिला सुरक्षा, महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को जमकर कोसा। आरोपी लगाती है और बातें करती है। सरकार अपनी उपलब्धियां बताई है। अभी आज ही मुझे पता चला कि जिन बेरोजगार युवाओं पर उन्होंने लाठीचार्ज किया था, उनको जेल में बंद किया था, उनको मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने का आश्वासन दिया था और वो बच्चे आज खुद गांधी पार्क में अपने हक की लड़ाई लड़ने लग गए। आप बताइए, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, महिला सुरक्षा से लेके हर क्षेत्र में तो बीजेपी विफल है, कोई काम वो कर नहीं पा रही। और जहां उनको अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, वो वहां अंकिता भंडारी वाले मामले जैसे मामले में या साक्षी पहलवान जैसे मामले में अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी बातें करने में बहुत आगे है, लेकिन जहां उनको अपने लोगों के लिए, जनता के लिए काम करने की बात है, जिस जनता से सरकार चुनी गई है, उनके मुद्दों पे बीजेपी कहीं भी बात करने को तैयार नहीं है। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में देर शाम को मसूरी देहरादून कोल्लू खेत पानी बैंड के पास एक चलती कार में अचानक आग लगी, जिसमें सवार 3 महिला, 2 पुरुष और 4 बच्चे बाल बाल बच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग को बड़ी मुश्किल से काबू में पाया गया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। कार के स्वामी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मसूरी घूमने के बाद वो वापस अपने परिवार के साथ सहारनपुर की ओर जा रहे थे। अचानक कार के बोनट में आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने कार सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और कार में लगी आग काफी तेज हो गई, जिसके बाद कार एकाएक जलकर खाक हो गई।
सीमांत क्षेत्र विकासखंड मुनस्यारी के तलाजोहार मल्ला समकोट गांव में पानी की भारी किल्लत होने की खबर सामने आ रही है। गांव वाले खुआ गाड़ से पिकअप वाहन से पानी ढो रहे हैं, जो गांव से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। समकोट गांव के महेश पवार ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल लगने के बाद भी गाँव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस संबंध में विधायक हरीश नामी से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भेंट कर अवगत कराया जाएगा। शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा सदन में मल्ला समकोट पेयजल योजना के मामले को भी उठाया जाएगा। समकोट गांव में पिछले एक सप्ताह से जो है पेयजल संकट गहराया है मल्ला समकोट में, और 3.5 किलोमीटर दूर जाकर के एक सुआ जो गदेरा है वहां से लोग पानी लाने को मजबूर हैं, और वहां पे जानवर और आदमी साथ पानी पी रहे हैं। एक तरफ से सरकार कहती है कि जल मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल की बात कहती है, लेकिन आज सीमांत क्षेत्र जो हमारे गांव है, सबसे बड़ा ग्राम पंचायत समकोट है, वो गांव के पूरे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जानवर परेशान हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि समकोट गांव में तत्काल पेयजल जो व्यवस्था है, पेयजल लाइन सुचारू रूप से चलाया जाए, नहीं तो हम उप जिलाधिकारी कार्यालय मुनस्यारी में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से है, जहां मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती। ये लाइन भारत से सिंगापुर की यात्रा पर निकले सिविल इंजीनियर आदित्य कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर आदित्य कुमार ने यूपीएससी की तैयारी के दौरान देखा कि लोगों में मानवता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता की काफी कमी है। तब 0 खर्च पर साइकिल से यात्रा शुरू की और देश के 17 राज्यों को पैदल और साइकिल से लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों को पर्यावरण और मानवता के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने 15 मार्च 2023 से भारत से सिंगापुर की यात्रा दिल्ली से शुरू की थी। दिल्ली होते हुए हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड पहुंच गए। यहां से नेपाल होते हुए इंडोनेशिया तक जाएंगे और वहां से वापस आकर सिंगापुर में अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। जब मैं जॉब कर रहा था तभी मैंने देखा कि लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी की कमी होती जा रही है, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस की कमी होती जा रही है। तब मैंने अपने दोस्तों से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा काम नहीं है। तब मैंने सोचा क्यों ना ये मैं खुद से शुरुआत करूँ और पूरे इंडिया का भ्रमण करूँ। तो मैं अपनी साइकिल लिया एक ही दिन पहले और पूरे भारत वर्ष में घूमने के लिए निकल पड़ा, और घूमते घूमते अभी मैंने पूरा इंडिया किया है 20,000 प्लस किलोमीटर। और सेकेंड राइड स्टार्ट की मैंने इंडिया टू सिंगापुर, जिसमें कि मैं ये हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल होते हुए उत्तराखंड आया, और यहाँ से होते हुए मैं नेपाल की तरफ जाऊँगा। नेपाल से फिर नॉर्थ मणिपुर जाके म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये यात्रा का उद्देश्य है ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करना और एनवायरनमेंट को सेव करना, साथ ही साथ अपने इंडिया का आर्ट। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिले के राठ क्षेत्र में ग्राम दौला में एक 24 वर्षीय नीरज नौटियाल का शव 7 जून को जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेड़ से लटका मिला था। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया लड़के ने सुसाइड किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। युवक के परिजनों के मुताबिक वो सुबह घर से जंगल काफल खाने के लिए निकला था। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि हमारे लड़के को जबरदस्ती सुसाइड के लिए उकसाया गया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद वो सहमा हुआ था और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन अज्ञात के विरुद्ध पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पंत। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 7 जून को हमारे राठ क्षेत्र के दौला गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जहां की एक 24 वर्षीय नीरज नौटियाल ने सुसाइड किया था। आज मैं इसी केस को लेकर अपने शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस केस को गंभीरता से लें। जैसे कि आज मैंने नीरज के पिता श्री आनंद मणि नौटियाल जी से बात की, तो उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे को किसी ने जानबूझकर उकसाया गया था। नीरज के पिता का यह कहना है कि बीते 5 तारीख को वह पैठानी बाजार ही रुका था और घर नहीं आया था। जब वो अगले दिन 6 तारीख को घर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी का एक शीशा टूट रखा था। फिर उसके बाद वो घर आया और उसने बताया कि पापा ऐसा हो गया है, तो वो उसके बाद भी और ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर उसके बाद दूसरे दिन 7 तारीख को वो अपने पापा को यह बोलकर कि मैं काफल लेने जा रहा हूँ जंगल और देर भी हो सकती है आने में, तो शाम तक उसके पापा इंतज़ार में ही रहे कि हमारा बेटा आएगा और काफल लेके आएगा। नीरज के पापा इंतज़ार में ही रहे, लेकिन नीरज देर रात तक भी नहीं आया था। उन्होंने फिर उसके बाद गांव वालों को बोला कि हमारा लड़का जंगल गया हुआ था लेकिन अभी तक आया नहीं, उसको ढूंढने जाना है। फिर उसके बाद गांव वाले भी जंगल गए नीरज को ढूंढने। देर रात में उन्होंने देखा कि नीरज का शव एक पेड़ में लटका हुआ मिला।
उन्होंने उसको निकाला और करीबन 2 बज गए थे रात के, उसके बाद वो घर में लाए। देहरादून श्यामपुर ठाकुरपुर की रहने वाली शकुंतला देवी 5 जून से कहीं गायब हो गई हैं, लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजन लगातार उनकी ढूंढ खोज कर रहे हैं। वहीं पुलिस रिपोर्ट सहित गुमशुदा की सभी कार्रवाई भी कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। शकुंतला देवी के बेटे दीपक थापा ने पुलिस से अपील की है कि जल्दी वो इस मामले में कार्रवाई करें और गुमशुदा हो चुकी उनकी माता को ढूंढने का प्रयास करें। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।